मोदी जी का फोटो सब दूर झोंकने से ये मेरी अचीवमेंट नहीं ना। मोदी जी का ब्रांडिंग ये देश का गोल नहीं है। इस देश का गोल है विकास, इस देश का गोल है महंगाई कम करना, बेरोजगारी में रोजगार दिलवाना। ये G20 से कहां हो रहा है? अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका के पिट्टू बने हुए हैं हम। बिल्ली जब आंख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। जब पिछवाड़े में जब डंडा पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि मालिक ने दूध चोरी से पीते हुए मुझे देख लिया। हमारे प्रधानमंत्री का काम कुछ बिल्ली जैसा है। वो उनको लगता है कि उन्होंने छुपाया तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन ये फ्री मीडिया है। आज सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में क्या चल रहा है ये भारत के गांव में पता पड़ता है, भारत के गांव में क्या चल रहा है अमेरिका में पता पड़ता है। यदि 2014 से 2023 तक 9 साल लगे इस देश के प्रधानमंत्री को यह समझने में कि इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, तो ऐसे मंद समझ वाले, मंद बुद्धि वाले प्रधानमंत्री काम क्या करेंगे? आपको 10 साल लगे समझने में। ये तो आप पहले ही साल 2014 में ही कर सकते थे, लेकिन तब 2014 में विपक्ष यूपीए कहलाता था, इंडिया नहीं था। क्योंकि आपको क्रिटिसाइज करने वाला ही आपको बताएगा कि आप गलत कहां कर रहे हैं, और आपके चरण धोने वाले तो आपको हमेशा बोलेंगे कि साहब आपसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। और जो गलती आप कर रहे हो वो गलती आप लगातार रिपीट करोगे, और फिर जब आप बुरी तरह से समाप्त हो जाओगे, आप बुरी तरह से हार जाओगे, तो यही लोग जो कल तक आपको कह रहे थे कि भाई साहब आपसे बड़ा कोई नहीं है, यही कहेंगे कि आपसे बड़ा मूर्ख हमने नहीं देखा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है देश नीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। देश की राजनीति 2024 चुनाव से पहले पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। मोदी मैजिक खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष इंडिया गठबंधन मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि G20 तो बस बहाना है, मोदी ब्रांडिंग चल रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं हमने देखा कि किस तरह से बाईपोल इलेक्शन में खासकर यूपी में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ गई। इसके अलावा एक देश एक चुनाव पर मोदी जी घिरे हुए हैं। सवाल जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है कि विपक्ष को जिस तरह से ईडी और सीबीआई के शिकंजे में रखा जा रहा है वो भी एक बड़ा सवाल बन चुका है। 7 महीने में 2024 चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जो कुछ महीने बचा हुआ है, इसी में देश की राजनीतिक दिशा और दशा तय हो जाएगी। 2024 में देश किसे चुनेगा ये भी तय हो जाएगा। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए और किन किन मुद्दों पर यह हो सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है सर का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल यह रहेगा कि देश में G20 समिट है, हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा देश भी उसी राह पर है, लेकिन देश की सच्चाई को, गरीबी को मिटा करके नहीं, छिपा करके, झुग्गियों पर सफेद चद्दरों को ओढ़ करके जिस तरह से G20 समिट में देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि विदेशी मीडिया बहुत तादाद पर जो है भारत में पहुंच चुका है। और अब हमारे मीडिया को, देश की मीडिया को तो कंट्रोल कर सकते हैं, विदेशी मीडिया को नहीं कर सकते। विदेशी मीडिया में खबर छपी है कि ये एक तरह से मोदी जी की ब्रांडिंग हो रही है। बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हैं, यहाँ तक कि जो लोगो है हमारा G20 का, उससे भी बड़ा पोस्टर मोदी जी का है। तो क्या G20 के नाम पर मोदी जी की ब्रांडिंग हो रही है? और दूसरा सवाल एक ही साथ रहेगा, क्या हमारे देश की जो गरीबी है उसको छिपा करके, मिटा करके नहीं, छिपा करके हमारे देश को रिप्रेजेंट किया जा रहा है? देखिए, G20 समिट को जिस हिसाब से बढ़ा चढ़ा के अपने देश में पेश किया जा रहा है, और गोदी मीडिया चैनल्स वगैरह सब ऐसे बता रहे हैं कि भूतो न भविष्यति, पहली बार ऐसा हुआ है। हमारे यहाँ नैम समिट हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा देशों के हेड आए थे। G20 में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ऐसी दिल्ली बंद नहीं थी। इंदिरा गांधी ने तब कोई ब्रांडिंग नहीं किया था। G20 बहाना है, निशाना भारत का मतदाता है। मोदी जी पूरे भारत में ये बताना चाहते हैं कि G20 माने विश्व ने मुझे अध्यक्ष बनवाया है। मानो जैसे कि विश्व में कोई यूनाइटेड नेशंस के अध्यक्ष बन गए हैं, या अमेरिका के अध्यक्ष बन गए हैं, या पूरे विश्व की जो धुरा है राजनीति की वो घुमा रहे हैं। G20 ये उन 20 देशों का एसोसिएशन है जो बाय टर्न अध्यक्षता आती है। वो कोई बड़ा छोटा राज्य नहीं है। हमारे पहले इंडोनेशिया के पास थी, तो इंडोनेशिया भारत से बड़ा थोड़ी था। और हमारे बाद ब्राज़ील को है, तो क्या ब्राज़ील इसका मतलब G20 में अमेरिका से भी बड़ा हो गया क्या अध्यक्षता ली? तो सवाल ये नहीं है कि सवाल मोदी जी के पास परोसने के लिए कुछ नहीं है। तो G20 मोदी जी के लिए एक मात्र इवेंट है। वैसा देखा जाए तो G20 की जो परिणति होगी, जो प्रस्ताव होंगे, क्या सर्वसम्मति से पारित होंगे? यदि सर्वसम्मति नहीं हुई
तो आप मान लीजिएगा G20 के इतिहास में सबसे फेलियर G20 का अधिवेशन ये भारत का होगा, क्योंकि हर प्रस्ताव पे चाइना और रशिया ने ऑब्जेक्शन उठाए हैं और ये बार बार कंसेंसस की बात कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, चाइना के प्रेसिडेंट नहीं आते, हमारे विदेश मंत्री बोलते उनके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अमेरिका के अध्यक्ष कहते कि ये दुर्भाग्य है कि वो नहीं आए। मतलब ये उनकी समझ है। चाइना के साथ हमारा प्रोटोकॉल इतना वाहियात हो गया है कि जब प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में मिलते हैं जिनपिंग से, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मिलना चाहते थे, और भारत का विदेश मंत्रालय कहता कि नहीं नहीं, वो चाइना के प्रेसिडेंट मिलना चाहते थे। कौन मिलना चाहते थे इस पर ही क्लियरिटी नहीं, और इनकी मीटिंग भी हो गई और उसमें सकारात्मक बातें भी हो गई। कितना ढकोसला है। लोग चांदी और सोने के बर्तन में आप उनको खाना खिला रहे हो। क्या आपने देखा है इस देश के जनता के पत्तल में से दालें गायब हैं, तेल गायब है, सब्जियां गायब हो रही है। महंगाई की मार से 2 टाइम की रोटी मुश्किल हो गई है। नमक के साथ रोटी खाने के लिए मजबूर है इंसान। क्या आम आदमी ये देखता नहीं है? ये किस लिए प्रदर्शन कर रहे हो? जिस देश पे 200 लाख करोड़ का कर्जा है, वो बता रहे हैं कि मैं सोने के थाली में परोस रहा हूँ। और ये जो छुपाने वाली बात है कि कभी झोपड़पट्टी पे आपने वो तो अहमदाबाद में भी यही करते थे। कोई भी विदेशी आया तो उसको तुरंत सब दूर चदरें लगा दी और चदरों के बीच में उनको लेके जा रहे हैं। बिल्ली जब आँख बंद करके दूध पीती है तो उसको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। जब पिछवाड़े में जब डंडा पड़ता है तो उसको समझ में आता है कि मालिक ने दूध चोरी से पीते हुए मुझे देख लिया। हमारे प्रधानमंत्री का काम कुछ बिल्ली जैसा है। वो उनको लगता है कि उन्होंने छुपाया तो किसी को नहीं दिखता, लेकिन ये फ्री मीडिया है। आज सोशल मीडिया के द्वारा अमेरिका में क्या चल रहा है ये भारत के गांव में पता पड़ता है, भारत के गांव में क्या चल रहा है अमेरिका में पता पड़ता है। इसलिए G20 से हम हासिल क्या कर रहे हैं? मेरा देश, मुझे ये सवाल है। आज करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए G20 पे खर्चा हो रहे हैं, मैंने क्या पाया? मोदी जी का फोटो सब दूर छुपने से ये मेरी अचीवमेंट नहीं ना। मोदी जी का ब्रांडिंग ये देश का गोल नहीं है। इस देश का गोल है विकास। इस देश का गोल है महंगाई कम करना, बेरोजगारी में रोजगार दिलवाना। ये G20 से कहां हो रहा है? अमेरिका के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है, अमेरिका के पिट्टू बने हुए हैं हम। जो अमेरिका ने हश्र चाइना का, पाकिस्तान का किया, यदि उससे हम अमेरिका को नहीं समझ पाए तो जिससे ज्यादा हमारे से मूर्ख कोई नहीं होगा। अफगानिस्तान में रशिया आता है, रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को दे मदद, दो चाहिए दे दिया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान से रशिया चला गया, इन्होंने पाकिस्तान से हाथ उठा लिया। पाकिस्तान आज चाइना के कर्ज की तरह डूबा हुआ है। आज पाकिस्तान बैंकक्रप्ट हो गया है। आज उस चाइना से लड़ने के लिए उनको इंडिया चाहिए, इसलिए अपने को हजारों अरबों रुपए के शस्त्र देने को तैयार है। फ्री में दे रहे क्या? और हमारी सरकार खरीद रही है। चाइना से लड़ना है। चाइना से क्यों लड़ना है? हमें अमेरिका के लिए लड़ना है। हम अमेरिका के पिट्ठू है। और क्या वर्तमान स्थिति में बिना इन शस्त्रों से चाइना को हम नहीं रोक सकते? कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर है। जो हमारा ट्रेडिशनल रशिया दोस्त था, उससे हमने दूरी बनाई है। कल अमेरिका हमारी मदद को आएगा या रशिया मदद को आएगा, ये देखना है हमें। लेकिन मोदी जी सुने तो सही ना, वो तो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। इसलिए अपने विदेश नीति के 12 बज चुके हैं। खुद को विश्व गुरु अपने ही नारे लगवा लगवा के कहलाना, इससे ज़्यादा भोंडापन और छिचोरापन राजनीति में मैंने नहीं देखा। इस देश में बहुत स्टालवर्ड, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री हुए हैं। हर एक ने अपने देश का ब्रांडिंग किया, खुद का ब्रांडिंग कुछ नहीं किया। आज विदेशी मीडिया में रिपोर्ट छप रही है कि पूरा दिल्ली में मोदी के फोटो लगे हैं। क्या दिखाना चाहते हो? वो विदेश के जो मेहमान आए उनको बताना चाहते कि मोदी कौन है। वो मोदी जी को नहीं जानते क्या? अजीब बात है। मुझे मतलब सुमित्रा महाजन इंदौर से चुनाव लड़ रही थी, उनके कोई बड़े पोस्टर लगे तो उन्होंने कहा कि अरे मैं इंदौर से 6 बार चुनाव जीत चुकी हूं, तो क्यों फिर मेरे इतने बड़े फोटो लगा के दिखाते हो कि ये सुमित्रा जी हैं? इंदौर का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। फोटो मत लगवाइए, जो किया है काम वो बताइए। और काम भी बताने की जरूरत नहीं है। यदि लोगों के लिए आपने कुछ किया तो लोग समझते। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है। आपने कुछ किया तो लोगों को अनुभूति होती है। अरे अभी तक तो लोग सिर्फ आपके बातों में मतदान करते आ रहे हैं। आप लोगों को लॉलीपॉप देते रहे और लोग मतदान करते आ रहे हैं। अब 10 साल हो गए, अब लोग कह रहे हैं कि क्या हो रहा भाई। अब कब तक बातें सुनेंगे? आपके मन की बात सुनेंगे? हमारी मन की बात भी तो सुनिए। ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे। 100 दिनों में महंगाई कम करने वाली थी। कौन से 100 दिन भाई? एक दिन कितने महीनों का होता है इनका? ऐसे कई इश्यूज है
इसलिए G20 ये इवेंट करके सब दूर पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि G20 से भारत को कोई हासिल होने वाला है। मोदी जी जरूर आम आदमी को बताने का प्रयास करेंगे कि G20 में मेरी कितनी इज्जत हो गई। अब खुद ही पैसे देके खुद ही के गले में हाथ डालने वाले नेता भी बहुत देखे हमने, तो वो जनता का स्वागत नहीं होता है। क्या ये सरकार जो है वो संविधान को बदलना चाहती है? अब बाएं हाथ का खेल बन चुका है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर हम इंडिया को हटा करके भारत कर रहे हैं। क्या जरूरत है ये भारत बनाम इंडिया करने की? इंडिया, जब विरोधी पार्टियों ने अपना गठबंधन बना के इंडिया नाम दे दिया, और उस इंडिया से इस आदमी को इतनी एलर्जी हो गई है कि जैसा आम आदमी पार्टी आप नाम हो गया पार्टी का, तो जब हम बात करते कि आम आदमी को भी सुनना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी कि आम आदमी पार्टी को आम आदमी ने तय किया, इसका मतलब ये थोड़ी कि केजरीवाल ने तय किया। लेकिन ये मानने को ही तैयार नहीं। जब से इंडिया ये गठबंधन का नाम हो गया, तब से ये बौखला गए हैं। ये पहले उनको गाली दे रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर किसी ने कहा कि भाई साहब आप ही ने बहुत जगह इंडिया यूज़ किया है, तो फिर बैकफुट पे आ गए। फिर कहा कि ये करप्शन वालों की टीम है, ये है, वो है। अब उनने कहा कि इंडिया नाम ही यूज़ नहीं करना है। यदि, मेरा सिंपल सा सवाल है, दूसरा, मैं आम जनता का एक सवाल सबके सामने रखता हूँ। यदि 2014 से 2023 तक 9 साल लगे इस देश के प्रधानमंत्री को ये समझने में कि इंडिया की जगह भारत होना चाहिए, तो ऐसे मंद समझ वाले, मंद बुद्धि वाले प्रधानमंत्री का हम क्या करेंगे? आपको 10 साल लगे समझने में, ये तो आप पहले ही साल 2014 में ही कर सकते थे। लेकिन तब 2014 में विपक्ष यूपीए कहलाता था, इंडिया नहीं था। मात्र इंडिया, विपक्ष के इंडिया नाम रखने से आप इतने डर गए, इतने बौखला गए कि आप संविधान में लिखे हुए शब्दों को भी नकारने लगे हैं। और फिर एक झुंड आती है, मतलब मुख्यमंत्री आसाम के, बताइए देश के मुख्यमंत्री भी कितने अनपढ़ और गंवार हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजों ने दिया नाम है ये। अरे कौन सा अंग्रेज? आप देखिए, जरा टटोलिए, जरा स्टडी करिए, रिसर्च करिए। एक ग्रीक शब्द है इंडस, सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और इंडस से इंडिया हो गया। और इंडिया इस शब्द का जिक्र ईसा पूर्व 440 साल पहले आता है। कोई पढ़े लिखे तो हो। अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम, अंग्रेजों ने दिया हुआ नाम। गजब की नॉलेज है इन लोगों की, समझ के परे है। क्या इसी डर के चलते आज चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है और लाइन में शायद और भी विपक्षी नेता हैं? चंद्रबाबू की जो अरेस्ट हुई है वो सीआईडी ने की है, स्टेट गवर्नमेंट ने। वहाँ 2 राजनीतिक दल है, टीडीपी है चंद्रबाबू का, और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस जगन रेड्डी की। जगन रेड्डी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए का पार्ट बनना चाहते थे, लेकिन शायद बीजेपी ने जगन को तवज्जो दी। जगन के पास पैसा भी आता है, और जगन दब के भी काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया, वो ईडी का बहुत सारा काम, नोटिस पड़े हुए, उसके पास केसेस पड़े हुए हैं। इसके पहले एनडीए का जो एक्सपीरियंस रहा चंद्रबाबू के साथ ठीक नहीं रहा। चंद्रबाबू बड़े टाइट बार्गेनर हैं, इसलिए एनडीए ने उनको तवज्जो नहीं दी। तो चंद्रबाबू धीरे धीरे इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू हो गए थे। जैसे ही चंद्रबाबू ने एक कदम इंडिया की तरफ डाला, तुरंत जगनमोहन रेड्डी को ऊपर से आदेश गया होगा, अटका दो इसको, और सीआईडी ने उसको रात को अरेस्ट करते हुए उठा ली। वो हाईकोर्ट। लेकिन अब क्या है, जब भी नेता अरेस्ट होता है तो उसका गुडविल बढ़ता है, वो बड़ा बन के आता है। अब लोगों को ये समझ में आ गया कि जिनको भ्रष्टाचार के नाम से आप अरेस्ट कर रहे हो, वो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, आपके लिए तकलीफ साबित हो रहे हैं, इसलिए आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। भ्रष्टाचारियों को तो आप गले लगा रहे हो। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामले यदि किसी के खिलाफ होंगे तो जगन रेड्डी के खिलाफ है। क्यों नहीं एक्शन लेते आप? क्योंकि वो आपके साथ है। तो भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बताओ। ये जो बीजेपी ने शुरू किया है, ये जनता समझ चुकी है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू जब अरेस्ट हुए तो मान लीजिए आने वाले चुनाव में विधानसभा के चंद्रबाबू नायडू का सिक्का डंके की चोट बोलेगा। क्या अब देश में अभी नहीं, शायद काफी समय पहले से ही ऐसा हो गया है कि कोई भी सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर मुंह खोलेगा, या तो सीबीआई या तो ईडी या फिर किसी भी केस में उन्हें अंदर किया जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पर आईपीएस संजीव भट्ट के बारे में आपसे जानना चाहूँगी। कुछ समय पहले उनकी
बीवी से, पत्नी से मेरी बात हुई, उन्होंने देशनीति पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि गुजरात कोर्ट हमारा बात सुन ही नहीं रहा। कोई भी वकील हम हायर करते हैं वो हार्डली 3 महीने हमारे लिए लड़ते हैं और फिर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वो सबको पता होता है वहाँ पर कि संजीव भट्ट निर्दोष हैं, लेकिन सब कहते हैं श्वेता जी कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से दबाव बहुत है, जुडिशरी सही से काम नहीं कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय यदि आपने देखे रिसेंटली पिछले 2 महीने में, उन्होंने गुजरात कोर्ट को कई जगह लताड़ा है, बुरी तरह से लताड़ा है। राहुल गांधी के केस में गुजरात की जुडिशरी कैसा काम करती है, इससे ज़्यादा बेहतरीन उदाहरण नहीं हो सकता। राहुल गांधी के खिलाफ डिफेमेशन केस लगता है, फिर वो जो जज है बैठा हुआ, उनको लगता है कि शायद ये जज साहब राहुल के फेवर में डिसीजन दे देंगे, मतलब ये जज साहब न्याय करेंगे, उन्हें अन्याय चाहिए। तुरंत पार्टी हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट से खुद के ही केस पे स्टे ले आती है, हियरिंग नहीं होगा। फिर लोअर कोर्ट का जज बदला जाता है, जैसे ही नया जज आता है तुरंत हाईकोर्ट से स्टे उठाया जाता है। ये खुद ही एप्लीकेशन लेके जाते हैं, हाईकोर्ट स्टे उठा देता है। वो जज 1 महीने में हियरिंग करके तुरंत राहुल गांधी को 2 साल की सजा देते हैं, तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है। उसके बाद हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट सजा बरकरार रखता नहीं, हाईकोर्ट राहुल गांधी को और बताता है कि तुम्हारे खिलाफ तो बहुत सारे जगह पे केसेस है भाई। ये हाईकोर्ट पहली बार अपने प्रीव्यू से बाहर जाके कमेंट करता है। मामला सर्वोच्च न्यायालय जाता है और सर्वोच्च न्यायालय लताड़ता है सबको, और जिस लोअर कोर्ट के जज का प्रमोशन हुआ उस पर स्टे देता है। ये जुडिशरी गुजरात में क्या हो रही है ये सब बताता है। बार बार लोग कहते थे 2014 में कि गुजरात का मॉडल, विकास का मॉडल देश पे लागू होगा। ओरिजिनली गुजरात का मॉडल जो लागू हुआ यही वो है जो आप बात कर रही है। बोलने वाला की आवाज़ बंद कर दो, केसेस डाल दो, धमकाओ, डराओ, नहीं डरा तो हिरेन पांड्या हो जाता है, भट्ट हो जाता है, और ये पाक साफ उजले माथे से आते हैं। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग पे आवाज़ उठाई, व्यवस्था कर दी उन्होंने संसद के बाहर। तो कुल मिला के ये लोग सुनने के आदी नहीं हैं, ये तानाशाही प्रवृत्ति है। माय वे और हाईवे जो मैं कहता हूँ वो सही, और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी जहाँ कलेक्टिव लीडरशिप हुआ करती थी, हमने वो अटल जी, अडवाणी जी का एरा देखा, हमने खुशबू ठाकरे की अध्यक्षता में पहली बार सरकार बनती हुई देखी, हमने विरोध के सुर उठते हुए देखे। पार्लियामेंट्री बोर्ड में जब तक लंबा डिस्कशन नहीं होता सीटें फाइनल नहीं होती थी। नेशनल एग्जीक्यूटिव में अपनी पार्टी कहाँ गलती करती है, मुझे याद है नेशनल एग्जीक्यूटिव नागपुर की सुषमा स्वराज ने सरकार को जो घेरा था अटल जी को, अभूतपूर्व भाषण सुषमा जी का, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं हम, वो आज सुनाई नहीं देता। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो शायद ही कोई गले से आवाज़ निकालता होगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव में सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ा जाता है, कोई सवाल नहीं उठाता, जो गलत हो रहा उस पर सवाल नहीं उठाता। 40% का कमीशन लिया जा रहा था कर्नाटक में, किसी ने सवाल नहीं उठाया, जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 50 का टैग मध्य प्रदेश पे लगा हुआ है, वहाँ जनता रिजेक्ट कर रही है। सारे सर्वे रिपोर्ट सरकार के खिलाफ है। तो जब आप बोलने नहीं दोगे तो आपको फीडबैक भी नहीं आएगा। एक मराठी में कहावत है, हिंदी में तो मुझे याद नहीं आ रही है, निंदकाचे घर असावे शेजारी, यानी जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है यदि उसका घर आपका पड़ोस में हो तो आपका आयुष्य ज़िंदगी बहुत सही चलती है, क्योंकि आपको क्रिटिसाइज़ करने वाला ही आपको बताएगा कि आप गलत कहाँ कर रहे हो। और आपके चरण धोने वाले तो आपको हमेशा बोलेंगे कि साहब आपसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, और जो गलती आप कर रहे हो वो गलती आप लगातार रिपीट करोगे, और फिर जब आप बुरी तरह से समाप्त हो जाओगे या आप बुरी तरह से हार जाओगे, तो यही लोग जो कल तक आपको कह रहे थे कि भाई साहब आपसे बड़ा कोई नहीं है, यही कहेंगे कि आपसे बड़ा मूर्ख हमने नहीं देखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश नीति के इस एपिसोड में वीकेंड विद वानखेड़े में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात अगले हफ्ते। तब तक के लिए जितना हो सके दोस्तों इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, चैनल को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आज़ाद मीडिया को, देश नीति को अपना भरपूर सपोर्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।